नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल सृजल एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोगों का रोज डेली का डोज यानी 10 डेली का डोज चल रहा है। तो उस सिलसिले में जो है कल हमारा जो है हिस्ट्री का हुआ था और आज पॉलिटी यानी राज व्यवस्था से विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह जो है 10 आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। तो आइए हम लोग बिना देर किए जो है चलते हैं। तो देखिए ये है 10 का डोज। तो इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो है क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? तो कहाँ पे आरआरबी 2000 कोलकाता में 2013 में एक प्रश्न पूछ चुका है। तो भारत में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाली प्रथम जो महिला उम्मीदवार थी वो मनोहरा होलकर थी। मनोहरा होलकर थी और 2002 में कौन लिया था? जो सहगल थी उन्होंने लिया था। लेकिन प्रथम महिला पूछेगा तो मनोहरा होलकर थी। अब प्रश्न उठता है कब इन्होंने जो है चुनाव लड़ा था? तो कब लड़ा था? 1967 में। 1967 में कौन राष्ट्रपति बना था? भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी इन्हीं के जब 1967 में जाकिर हुसैन चुनाव लड़े राष्ट्रपति का, उसी समय मनोहरा होलकर भी जो है चुनाव में कूदी थी इनको टक्कर देने के लिए। तो क्वेश्चन पूछा भारत में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार, तो मनोहरा होलकर। अब देखिए इससे कितने क्वेश्चन आपके बन गए। 1967 में यानी प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भारत के कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है प्रथम मुस्लिम अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक आएगा तो यही डॉक्टर जाकिर हुसैन ही होंगे। और इन्हीं का सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति, तो सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति भी डॉक्टर जाकिर हुसैन होंगे। सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इनकी मृत्यु यानी 1967 में से 1969 तक मात्र ये शासन पे रहे और पद पर रहते हुए प्रथम मृत्यु यानी पद पर रहते हुए प्रथम मरने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो यही थे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे, याद रखिएगा आप लोग। और जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई तो उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी थे। और इन्होंने भी उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर, क्योंकि राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। तो जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है और बीबी गिरी जो है उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बन गए। ऐसे कंडीशन में यानी न तो उपराष्ट्रपति रहा और न तो राष्ट्रपति का कार्यकाल किसने संभाला? तो कौन संभालता है? यानी उपराष्ट्रपति न रहने पे राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन संभालता है? तो जब पद पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों न हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार या पदभार ग्रहण करता है। तो उस समय सर्वोच्च यानी एससी के मुख्य न्यायाधीश यम मोहम्मद हिदायतुल्ला जो थे, ये जो है भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। कार्यवाहक राष्ट्रपति याद रखिएगा। यानी देखिए 5-6 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। प्रथम महिला चुनाव राष्ट्रपति की लड़ने वाली उम्मीदवार मनोहरा होलकर थी। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। कब इनका
यानी एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है संसद के ऊपरी सदन का नाम है। देखिए ये क्वेश्चन दिल्ली 2013 में पूछ चुका है आरआरबी में। तो संसद के ऊपरी सदन का नाम, देखिए जो संसद का गठन होता है याद रखिएगा, यानी संसद का जो गठन है अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 79 में है। किस आर्टिकल में है, 79। तो संसद किससे मिलकर बनती है, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से किससे बनकर मिलती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलती है। तो राज्यसभा को ऊपरी सदन राज्यसभा का गठन किसमें है, अनुच्छेद 80 में है। तो राज्यसभा को ऊपरी सदन या उच्च सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊपरी सदन या उच्च सदन कहते हैं। और लोकसभा को क्या कहते हैं, यानी निम्न सदन या जनता का सदन। क्या कहते हैं, निम्न सदन या जनता का सदन, क्योंकि जनता द्वारा डायरेक्ट उम्मीदवार चुनकर यहाँ पे आता है। और लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में दिया गया है। तो देखिए संसद के ऊपरी सदन का नाम राज्यसभा है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 79 के तहत किया जाता है और स्पष्ट दिया है अनुच्छेद 79 संसद का गठन होगा और संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर किया जाएगा। और राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत है और 80 में यानी राज्यसभा को ऊपरी सदन या उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और लोकसभा को निम्न सदन या जनता के सदन के नाम से जाना जाता है। अब राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 250। अधिकतम सदस्य संख्या कितने हो सकते हैं, 250 और वर्तमान में कितने हैं, 245। तो ये हमारा फैक्ट है। देखिए इसे कहते हैं 10 का डोज। एक क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन डेली तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए तीसरा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कानूनी अधिकारी कौन होता है। भारत का प्रथम कानून अधिकारी महान्यायवादी होता है। कौन होता है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है। तो वर्तमान में इस समय जो है महान्यायवादी काफी चर्चा में रहे हैं। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल है। कौन है भाई, के वेणुगोपाल है। और इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन इनके कार्यकाल में वृद्धि की गई है, इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। इसलिए इस समय इनका पद जो है चर्चा में भी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखिए महान्यायवादी किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 76 में है। किसमें है, अनुच्छेद 76 के तहत है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है भाई, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और इनकी योग्यता क्या होता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की अर्हता रखता हो, उसी व्यक्ति को महान्यायवादी पद पर नियुक्त किया जाता है। ये भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। कौन होता है, मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। और देखिए एक फैक्ट और याद रखिएगा, अनुच्छेद आर्टिकल 88 के तहत यह सदन के यानी संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में यानी बैठ सकता है मतलब भाग ले सकता है। संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है अनुच्छेद 88 के तहत, किंतु मतदान नहीं कर सकता है।
क्या नहीं कर सकता है? मतदान नहीं कर सकता है। तो देखिए भारत का प्रथम कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम कानूनी अधिकारी महान्यायवादी होता है। वर्तमान में के वेणुगोपाल भारत के प्रथम महान्यायवादी हैं। और एक और याद रखिएगा आप लोग, प्रथम महान्यायवादी, प्रथम महान्यायवादी, न्यायवादी कौन थे? तो प्रथम कौन थे भाई? एम.सी. शीतलवाड़, शीतलवाड़। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एम.सी. शीतलवाड़। यानी वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल जी हैं। और प्रथम कौन थे? एम.सी. शीतलवाड़ हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का वर्णन है? अनुच्छेद 76 में है। और अनुच्छेद 88 के तहत संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं होता है। तो ये हो गया आपका यानी क्वेश्चन, इसे ये हो गया आपका 10 का डोज। आइए देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है भाई? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल है? तो अनुच्छेद 152। आपको बताए थे कि अनुच्छेद 52 के तहत कौन है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 152 की तरफ में क्या है? राज्यों का एक राज्यपाल होगा। यानी जिस तरह भारत का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? यानी राष्ट्रपति होता है, उसी तरह राज्यों का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल। तो 52 के तहत हो जाएगा राष्ट्रपति, 152 में कौन हो जाएगा? राज्यपाल होगा। तो 52 क्या करता है? 152 की नियुक्ति करता है। यानी राज्यपाल 152 में है, तो 52 में क्या है? राष्ट्रपति है। 52 क्या करता है? 152 करता है। यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने वर्षों के लिए करता है? तो 5 वर्षों के लिए करता है, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यानी राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। यदि ऑप्शन में आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो आप लोग लगा के आएंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया था? यानी आरआरबी सन 2016 का क्वेश्चन है, संसद भवन का प्रारूप। देखिए संसद भवन का प्रारूप एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। किसने किया था? एडविन लुटियंस। और एक नाम आता है हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट बेकर, ये हर्बर्ट बेकर्स और एडविन लुटियर्स ने संसद का प्रारूप तैयार किया था। कब तैयार किया था? यानी 1921 में इसका शिलान्यास किया गया था। संसद के प्रारूप का 1921 में शिलान्यास किया था। और इसका जो प्रारूप है, यानी देखिए क्या है, यानी कहाँ की आकृति के आधार पर आधारित है संसद का भवन। तो कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो 64 योगिनी मंदिर है, यानी मध्य प्रदेश का 64 योगिनी मंदिर जो कहाँ पे है? मुरैना में है। मुरैना मध्य प्रदेश में मुरैना स्थान है, वहां पे 64 योगिनी मंदिर है। उसी 64 योगिनी मंदिर के आकृति के आधार पर जो है संसद भवन का प्रारूप तैयार किया था। किसने? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। और देखिए, और इसका जो उद्घाटन किसने किया? क्वेश्चन पूछता है संसद भवन का शिलान्यास कब पड़ा? 1921 में। इसका उद्घाटन कब हुआ? तो संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? यानी उद्घाटन हुआ था 18 जनवरी 1927 में। किसके द्वारा? इरविन ने किया
किया था? याद रखिएगा, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन थे। उन्होंने 18 जनवरी 1927 में संसद भवन का उद्घाटन किया था। तो क्वेश्चन देखिए कितना बन गया। संसद भवन का प्रारूप एडविन लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर ने किया था। 1921 में इसका शिलान्यास किया गया था और उद्घाटन 18 जनवरी 1927 में लॉर्ड इरविन, जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके द्वारा किया गया था। और किस मंदिर के आकार पर आधारित है आपका संसद भवन? तो मध्य प्रदेश की 64 योगिनी मंदिर पर के आकार पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज का त्रिस्तरीय समिति का गठन किसने तैयार किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता, कौन किया था? बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय फार्मूले को दिया था। किसने दिया था? बलवंत राय मेहता। अब क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले से सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। किसने लागू किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है राजस्थान के नागौर जिले से इसको लागू किया था। अब क्वेश्चन पूछता है पंचायती राज व्यवस्था यानी जो ग्राम पंचायत है किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में है? जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अनुसूची आप लोग पढ़े हैं? यदि पढ़े हैं तो बताइए। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत, 12वीं अनुसूची क्या है? नगर पंचायत। तो आप लोग ये सब सारे फैक्ट आप लोग दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। जब पंचायती राज व्यवस्था आता है तो तुरंत सारे के सारे फैक्ट एक जगह आना चाहिए। किस अनुसूची में है, किस संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक मान्यता दिया गया? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा ग्राम पंचायत और 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगर पंचायत को कानूनी यानी संवैधानिक दर्जा प्रदान कर इसे 11वीं और 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, और देखिए इससे एक क्वेश्चन आपके और बनेंगे। 24 अप्रैल ये लागू कब हुआ पूरे देश में? तो देखिए 24 अप्रैल 1993। देखिए कहीं कहीं बुक में जो है नगर पंचायत 93 दे दिया है, वो गलत है। 74वां संवैधानिक संशोधन, 73वां संवैधानिक संशोधन दोनों 1992 में हुआ था और 1993 में इसे लागू किया गया था। तो 24 अप्रैल 1993 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 24 अप्रैल पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन। त्रिस्तरीय फार्मूला किसने दिया? बलवंत राय मेहता ने। 2 स्तरीय किसने दिया? अशोक मेहता समिति ने। तो पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया? 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में। और पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल 1993 को। पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन में। किस अनुसूची में रखा गया? 11वीं और 12वीं अनुसूची में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए प्रियम्बल से। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो अगर आप लोग जो है हमारा वीडियो देखे होंगे पिछला, तो जरूर प्रस्तावना से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसे क्या है? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रस्तावना को भारत संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। किसने कहा था?
भार्गव और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों ने कहा था प्रस्तावना संविधान का क्या है, आत्मा है। और देखिए इसी से क्वेश्चन आपका बनेगा, यानी समाजवादी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, तो प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, एक बार संशोधन हुआ। कब हुआ, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में, बस प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई, देखने में बहुत इजी है लेकिन ये बहुत गंभीर है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है तो आपकी हालत पंचर हो जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी में इसी से क्वेश्चन पूछा था, मूल कर्तव्य पे कोई ध्यान नहीं देता है, उसमें मूल कर्तव्य और उसके अनुच्छेद दे दिया था, अनुच्छेद 51 क ख ग घ उसमें लिख दिया था। यानी हम जितने भी मूल कर्तव्य है 11 के 11 मूल कर्तव्य, उसको मैच करने के लिए 5 मूल कर्तव्यों को उसके आर्टिकल से मैच कराने के लिए दे दिया था कि ग में क्या है, ख में क्या है और अड़ में क्या है। तो ये देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूल कर्तव्य पहला ही क्वेश्चन बन जाता है, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया था, तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 क में है। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51 क में है। और देखिए वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। यानी मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, इसे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, यानी किसके सिफारिश पे, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया। और जब इसे जोड़ा गया तो उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी। लेकिन यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो 11वां मूल कर्तव्य क्या था, प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं, ये उनका मौलिक कर्तव्य होगा। तो 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। तो देखिए कितने क्वेश्चन बने, मूल कर्तव्य यानी किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51 का किस भाग में है, अगर पूछ ले संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 क में है। किस भाग में है, भाग 4 क में है। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51 क में है। 42 किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। किस कमेटी के सिफारिश पर जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर जोड़ा गया। तो 1976 में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है, 11 है। तो 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, कौन दिलाता है भाई, अगर ऑप्शन में रहे यानी मुख्य हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो आप क्या लिखेंगे, संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो जो जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। तो उसी तरह राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, यानी संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नियुक्त कोई वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा।
अब देखिए राष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद में है, पहले तो बता दीजिए किस अनुसूची में, शपथ किस अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची में है। किस तीसरी अनुसूची में लगभग जितने सर्वोच्च पदाधिकारी हैं उनके शपथ का ब्यौरा तीसरी अनुसूची में है। लेकिन 3 ऐसे व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल और कौन है, जल्दी बताइए, उपराष्ट्रपति। 3 ऐसे हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति। इन तीनों का शपथ जो है तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है बल्कि इनके आर्टिकल में दिया गया है। तो राज्यपाल का जो शपथ है वो अनुच्छेद 159 में दिया है। अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, क्योंकि जो राज्यपाल होता है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। तो जैसे 7वें संविधान संशोधन 1956 में कहा गया है कि राज्यपाल यानी एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। तो जिस राज्य में उसकी मुख्य नियुक्ति होती है उसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसे शपथ दिलाएंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, लोकसभा में कोरम की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में कोरम की संख्या 1/10। लोकसभा पूछे या राज्यसभा पूछे, कोरम पूछे या गणपूर्ति पूछे तो कितनी होती है? 1/10। 1/10 आप 545 का 1/10 निकाल लीजिएगा, लगभग 55 सदस्य होते हैं। ठीक है, जब 55 सदस्य लोकसभा में मौजूद रहेंगे तभी कार्रवाई आगे बढ़ेगी, अन्यथा कार्रवाई वहीं स्थगित हो जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई कितने बजे शुरू होती है? 11 बजे शुरू होती है। तो 11 बजे जब शुरू होता है तो उस समय यानी जब कोरम पूरा हो जाता है, गणपूर्ति होती है, तब बेल बजता है, तब लोकसभा का जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो आता है। यदि कोरम नहीं होता है, इतने सदस्य नहीं उपस्थित होते हैं तो लोकसभा स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, राज्यसभा में पूछेगा तो राज्यसभा में कोरम या गणपूर्ति 25 है और लोकसभा में कितनी है भाई? 55 है। ठीक है, देखिए ये रहा 10 का डोज। इसी तरह रोज आप लोगों को 10-10 क्वेश्चन आपको रिवाइज कराया जाएगा। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।